खबर के साथ बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है और 55,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाला है वोट कांग्रेस और बीजेपी में। तो आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव के तहत आज मतदान का दिन रहा और 55,000 से भी ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है और अब 8 तारीख का इंतजार, जब इन उपचुनावों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्वती दास मैदान में थी। पार्वती दास चंदन राम दास की पत्नी है और यह पूरा उपचुनाव कहीं ना कहीं काफी ज्यादा साख का सवाल बना हुआ है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के लिए। बागेश्वर उपचुनाव की जंग में अगर जातीय समीकरण को समझे तो SC ST OBC मतदाताओं का जो फीसदी है 35% है। कुल मतदाताओं की संख्या 1,18,000 है। इनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीबन 65% है। उधर दूसरी तरफ SC ST OBC मतदाता 35% के आसपास हैं। कुल मिलाकर जो चुनाव प्रचार था वो भी काफी ज्यादा धुआंधार था और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दरअसल डेरा डाला हुआ था बागेश्वर उपचुनाव के तहत बागेश्वर में। अब ऐसे में किसके जो दावे थे और वादे थे उनको जनता स्वीकार करती है, इसका जो फैसला है वो 8 तारीख को होगा। लेकिन आपको बता दें, जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय कर दिया है। उपचुनाव के तहत 5 बजे तक वोटिंग हुई है। करीबन 55,000 जो लोग हैं, मतदाता हैं, उन्होंने वोट डाला है और ऐसे में क्या कुछ होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं एक बड़ी फाइट के तौर पर और पहली परीक्षा चंपावत के उपचुनाव के बाद देखी जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर रैलियां की, चुनाव प्रचार किया। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी डेरा यहां पर डाला गया था और उनकी ओर से भी चुनाव प्रचार किया गया। बहरहाल जनता ने किसकी किस्मत का फैसला किया है जीत के रूप में, उसका आने वाले समय में ऐलान होगा। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जुड़ गए हैं। करण महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। करण महाराज जी, अब चूंकि काफी महत्वपूर्ण दिन आज का था, प्रचार भी बहुत ज्यादा किया गया दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से, खुद आपने भी मोर्चा संभाला होता, डेरा डाला हुआ था। किस तरह, क्या कुछ कहेंगे आप आज मतदान पूरा होने के बाद? देखिए, मतदान की पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि सही तरीके से संपूर्ण हो रहा है। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मारा है, उसके 10 टांग सिर पर आए हैं, जो निश्चित ही निंदनीय है। और ये बीजेपी की बौखलाहट दर्शाने वाले कुछ तथ्य हैं, जैसे महेंद्र भट्ट जी का ऑब्जर्वर के खिलाफ चुनाव कमीशन को शिकायती पत्र लिखना और साथ में एक प्रधान और कुछ उसके साथियों के द्वारा एक कार्यकर्ता की पिटाई करना, जिसमें उसको दस्त आ गया है, गंभीर हालत में वो एडमिट है। ये सब दिखाता है कि कांग्रेस जीत रही है और इस चुनाव का 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस इस उपचुनाव को जीत के आएगी। करण महाराज जी, कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है इन उपचुनावों में, आप लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लंबे समय से उनका यहां विधायक रहा, चूंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ जिसके चलते यहां मतदान की स्थिति द्वारा पैदा हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है कि यहां पर जीत होगी? क्या ऐसे कारण आप लोगों ने देखे चुनाव प्रचार के दौरान और अब? गवर्नमेंट बनने के बाद इन 14 महीनों में जो कुशासन लोगों ने देखा है, चाहे वो भर्ती हो, वो अंकिता मर्डर की कोशिश हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान रहा हो, चाहे मणिपुर की घटना रही हो, चाहे वो जोशीमठ का शहर बीजेपी के शासन में हुआ वो 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। उसके अलावा केदारनाथ की जो सोने वाली घटना घटी थी, उसके अलावा केदारनाथ में गर्भगृह का
ये कानून को प्रधानमंत्री और स्वयं वहां के अध्यक्ष ने तोड़ने का काम जो पूरा प्रसारित भी हुआ था, इन सभी चीजों को देखते हुए वहां लोगों में बहुत नाराजगी थी। महंगाई को देख के लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी को लेकर त्रस्त हैं। तो इस समय बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल पब्लिक के बीच में देखने को मिल रहा था। और क्योंकि मैं 11 तारीख से लगातार वहीं बना हुआ था परसों तक, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। करण महाराज जी, आपको लगता है कि क्या ये चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं पूरा उपचुनाव रहा है, या आपको लगता है कि एक तरफा जीतोगी जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं, या किसी प्रकार की चुनौती थी? क्योंकि लगातार इस तरह का प्रचार भी हुआ, माहौल भी दिखाई दिया। चंदन रामदास के निधन के चलते यहां पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई, उपचुनाव हुआ, और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स होते हैं, माहौल होता है उस तरफ। देखिए, चंदन भाई की डेथ का अफसोस हम सबको है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वहां बागेश्वर में किया था, ठीक चुनाव से कुछ समय पहले बड़े डॉक्टर्स को वहां के जिला अस्पताल से हटाना, जिसमें एनेस्थीसिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जैसे बड़े हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं की क्या देख रेख नहीं हो पा रही थी, ना ऑपरेशन हो पा रहे थे, इस बात को लेकर भी नाराजगी थी। हालांकि चंदन भाई बहुत मेहनत करते थे, लेकिन सरकार ने सुनी। पहला जो सुसाइड का केस था इस अग्निपथ में, वो वही का लड़का था जिसने सी सर्टिफिकेट लाने के बाद जिसको मौका नहीं मिला, उसने एक मार्मिक अपना वीडियो जारी किया था मौत से पहले। जिला विकास प्राधिकरण में 2 आत्महत्याएं इसी बारिश वजह सबसे हुई। तो बहुत बुरा हाल है। और जिस तरीके से थ्रेट किया गया लोगों को कि मकान तोड़ देंगे, उसका दुकान तोड़ देंगे, उससे भले ही कांग्रेस तोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अंदर से इतनी ज्यादा नाराजगी थी और इससे कुप्रचार भी हुआ। साथ ही बॉबी पवार को जिस तरीके से मंदिर जाने से रोका गया, तो जी कि वो लड़का एक नौजवान है, तो व्यवस्था के साथ आवाज उठा रहा है, नेता नहीं, तरीके से गिरफ्तार किया, उससे भी खासी नाराजगी लोगों में देखने को मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण मारा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो करण मारा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत होगी और एक बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव बागेश्वर में होने के लिए जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है, उनका कहना है, और इसी के तहत यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जयंती है, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें आपको कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल उनके जन्मदिवस को, जयंती को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर और औद्योगिक सचिव विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार का दौरा किया, और जहां पर उन्होंने सिडकुल में फैक्ट्री मालिकों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत की, चर्चा की। इस दौरान उद्योगपतियों से उनके सुझाव भी मांगे गए, साथ ही उनकी समस्याओं के निवारण का भी आश्वासन दिया। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि प्रदेश में उद्योग चला रहे लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे, इसलिए उनकी समस्याओं का हर हाल में जो समाधान है किया जा रहा है। आज की ये बैठक जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर मंथ में होनी है, उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ के अपने इंडस्ट्रीज़ के लोगों से बातचीत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट ये मत है कि हमारी जो इस प्रदेश के अंदर के इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सबसे पहले हमें उनके पास जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका निराकरण करना है। हमारी हाल फिलहाल में जो पॉलिसीज आई हैं हम उनको उनसे अवगत करें। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री लेवल तक की घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन विद इन ईयर नहीं हुआ है अभी तक। इस सब्सिडी लोगों की पिछली सब्सिडी पेंडिंग है जो आज तक पेमेंट नहीं हुई है। अब अगली सब्सिडी पे आदमी कैसे विश्वास करके पैसा इन्वेस्ट करेगा कि जब उसके पिछले पेमेंट पेंडिंग है, पिछली सब्सिडी पेंडिंग है। लाइट की पोजीशन आज की तारीख में रेगुलर नहीं है, सिडकुल जैसी जगह में रेगुलर नहीं है, तो सिडकुल से जो ऑफ एरिया है उनमें बिजली की पोजीशन क्या होगी? हाउ कैन यू से कि भाई बिजली रेगुलर मिलेगी इंडस्ट्रीज को? और आज की तारीख में किसी इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट है, किसी भी इंडस्ट्री का जनरेटर में चलाना संभव ही नहीं है, उसको रेडी नहीं कर सकता। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर
विवादित बयान पर संतों में भारी आक्रोश है। इस पर अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने उदयनिधि को आड़े हाथों लेते हुए गद्दार बताया है। उन्होंने कहा कि सनातन का सबसे बड़ा गद्दार है, जल्द ही मिट जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उदयनिधि जो है सबसे बड़ा गद्दार है, जो सनातन के साथ गद्दारी कर रहा है। जो भी सनातन के साथ गद्दारी करता है वो मिट जाता है। और जो आज ये सीएम, इसका बाप सीएम बना हुआ, ये मंत्री बना है, आने वाले समय में ये मिट जाएंगे। इनकी जो सल्तनत है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये नीति है। जो भी धर्म का विरोध करता है, जो सनातन का विरोध करता है, वो नष्ट हो जाता है। महाभारत में आप देखो, रामायण में आप देखो, जिन्होंने भी सनातन का विरोध किया वो मिट गए और ये भी मिटेंगे। तो वहीं गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां हरिद्वार के होटल, आश्रम और अन्य व्यापारी संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने हर की पैड़ी कॉरिडोर और पॉड टैक्सी को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि वो हरिद्वार में बनने जा रहे पॉड टैक्सी के रूट का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है। विनय शंकर पांडे ने इस बार खुशी जताई कि हरिद्वार के सभी व्यापारी हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर खुले मन से स्वागत कर रहे हैं और शासन को सहयोग की बात कर रहे हैं। टैक्सी के इशू को लेकर व्यापार मंडल के लोग, धर्मशाला के एसोसिएशन के लोग, होटल एसोसिएशन के सभी लोग मिले हैं और उनके अपने कंसर्न्स हैं, उन्होंने हमको बता दिए हैं और उसको काफ़ी गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। और यहाँ के जो डीएम हरिद्वार हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं इस संबंध में। इसको शासन के उच्च स्तर पर जरूर विचार किया जाएगा। देखिए, हम आज कमिश्नर साहब से मिले, हमारा एक ही मकसद था कि हम हरिद्वार के हित के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो भी योजना बनाई जाए वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेके बनाई जाए। और टैक्सी की जहाँ तक बात है, हम लोगों का बार बार यही कहना और मानना है कि चूँकि हरिद्वार का जो अपर रोड है उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर पाइप हैं, सीवर लाइन है, सामने शिवालिक नगर, शिवालिक पर्वतमाला जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो हम ये चाहते हैं कि यात्री जो आए वो हरिद्वार की सुंदरता को देखे और ये जो है ये रोडी बेलवाला की तरफ से, पिछले की तरफ से निकले। और कॉरिडोर की जहाँ तक बात प्रशासन चाहता है या शासन चाहता है, हमने आज भी यही निवेदन किया कि हम कॉरिडोर किसी भी योजना के विरोध में नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर के कोई भी काम किया जाए, उनको अंधेरे में रख के कोई काम नहीं है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में कुछ आवास बेचे नहीं जा सके हैं। उन सभी आवासों को प्राधिकरण किराए पर देने के विचार कर रहा है। एचआरडीए की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में विकास और सेवाओं से संबंधित 15 प्रस्ताव पारित किए गए। बार करीब 18 विषय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लाए गए थे और उसमें करीब 15 प्रस्ताव तो बड़े क्लियर कट पास हो गए हैं। मुख्य रूप से इसमें कुछ हमारे लैंड यूज़ के इश्यूज़ थे जो एग्रीकल्चरल थे, उनका गैर एग्रीकल्चर में जो अनुमोदन होना था, कुछ सेवा संबंधी मसले थे। तो डीसी साहब का अच्छा प्रस्ताव आया है। एक तो इन्होंने कुछ आवासीय कॉलोनियों में पुनः एक विज्ञापन के लिए एक विंडो मांगी है, उसको बोर्ड ने अनुमति प्रदान की है। साथ ही साथ इन बिल्डिंग्स को किराए पे उठाने के बारे में भी इन्होंने कमेटी का फॉर्मेशन किया है। काफ़ी प्रोग्रेसिव कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, विचार विमर्श करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि उन संपत्तियों का जो बेहतर यूज़ हो सके वो कर लिया जाए। तो वहीं रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले एसडीएम चौक के पास किसानों की महापंचायत हुई, जहां किसान दूर दराज से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इसके साथ ही महापंचायत को किसान नेताओं ने संबोधित भी किया, साथ ही किसानों की समस्याएं भी सुनी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि आपदा में खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है।
अपने किसान देवता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इतना उत्तराखंड किसान मोर्चा पर भरोसा दिखाया। और जो मैंने आपसे पहले 2 दिन पहले कहा था, हजारों ट्रैक्टरों के साथ आज खज्जूम के साथ सड़कों पर किसान उतरा। जितना यार रैली में बैठा उससे ज़्यादा ट्रैक्टरों पर बाहर बैठा। छाव में आप देख रहे हैं, यहाँ धूप की वजह से कुछ किसान ट्रैक्टरों पर बैठा हुआ और हजारों से ज़्यादा ट्रैक्टर सड़कों पर खड़ा है आज आपके सब सामने। तो मेरे किसान को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सरकार को जगाने के लिए यहाँ पाए, अगर सरकार के कान नहीं खुले, सरकार नहीं जागी, तो आने वाले चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ का किसान करेगा। तो वहीं हल्द्वानी में युवा किसान संघर्ष समिति का पिछले 21 दिनों से रेरा के खिलाफ आंदोलन जारी है, जिसको लेकर युवा किसान संघर्ष समिति ने तहसील परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक ललित जोशी ने कहा, जिस तरह प्राधिकरण द्वारा रेरा एक्ट लागू कर किसानों को परेशान किया जा रहा है, उसका जवाब आगामी 8 सितंबर को एक बड़ी रैली के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए रेरा के खिलाफ समर्थन इकट्ठा किया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान आज यहाँ तहसील परिसर में 21वें दिन पहुंचा है और इसके बाद हमारे जो है जगह जगह पर लामाचौड़ में भी है और अभी मुखानी में भी है। कई जगह पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान से समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं और 8 तारीख को हम लोगों ने एक संयुक्त जो है एक ज्ञापन देंगे। हम संयुक्त मिलकर करके किसान भी, युवा भी, और जो काला कानून बना है इससे जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यही तहसील परिसर में कई लोग हैं जिनकी रोजी रोटी रजिस्ट्रियों के होने से और तमाम और चीज़ों से भी चलती है। रामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसका आपको बता दें, ठेला व्यवसाय के बाद अब रिहायशी मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पर पूर्व कांग्रेस विधायक रणजीत सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने सरकार पर उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में लोगों की संपत्तियों को नष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार पर चीन को लेकर तंज कसा। जिस तरह से सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश की आड़ लेकर के लोगों के अतिक्रमण हटाओ के नाम पर लोगों के संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके रोजगार को छीना जा रहा है, उस पर हमारा कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि कोई व्यक्ति कहीं पर अगर 12 साल से अधिक समय से काबिज है तो स्वामित्व जो है उसी का माना जाएगा। तो सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश को ना मार करके उच्च न्यायालय के आदेश पर ही क्यों इतना जोर दे रही है। और जहां तक उच्च न्यायालय के आदेश का ही अगर संदर्भ हम लें तो सरकार की फाइलों में पता नहीं उच्च न्यायालय के कितने ऐसे आदेश हैं जिनका आज तक वर्षों से जो है कंप्लायंस नहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो चीन से लाल आंख दिखाकर बात करेंगे। चीन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर चुका है, अतिक्रमण कर चुका है। तो ये सरकार अगर इतनी सामर्थ्यवान है, इसके बुलडोजर में इतनी ही ताकत है, तो जाकर के जो है चीन के द्वारा किए गए अतिक्रमण को जो गालवान घाटी में पैंगोंग लेक के किनारे हमारे उत्तराखंड से लगे इलाके में या अरुणाचल प्रदेश में या डोकलाम में या दूसरी जगहों पर जो चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको जाकर के हटा।